ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल कंटेन्स द 5 सब लैंग्वेजेस। आज इसी पर डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो सबसे पहली लैंग्वेज क्या है आपकी यहाँ पर डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। दिस सब लैंग्वेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस और टेबल। जस्ट नाउ वी हैव क्रिएटेड द टेबल। हाउ टू क्रिएट द टेबल अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम क्रिएट की मदद से एक टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल में आपने देखा कि हमने करा क्या। उस टेबल में हमने यहाँ पर देखा कि एक हमने यहाँ पर टेबल बनाई जिसमें मैंने कस्टमर का डिटेल रखा, आप स्टूडेंट का डिटेल रख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई और आपने जब उसको डिस्क्राइब किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। दैट मीन्स उसमें आपने यहाँ पे देखा कि कस्टमर की आईडी आ गई, देन दूसरे कॉलम में नेम आ गया था एंड तीसरे कॉलम में उसका एड्रेस हमने लिखा यहाँ पर और परचेज डेट है चौथा कॉलम, चल लीजिए यहाँ पे। तो फोर्थ कॉलम में आपने देखा कि वहां पे उसका परचेज डेट आ गया। तो फर्स्ट कमांड जो है हमारा डीडीएल कमांड जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमें ये बताता है कि व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल देन वी हैव टू यूज दिस। एंड व्हाई वी आर सेइंग यूज टू दिस, बिकॉज इन दिस कमांड वी आर गोइंग टू यूज 3 थिंग्स, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। तो विद द हेल्प ऑफ द क्रिएट वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस टेबल। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग हमें पेपर पर उसका लेआउट बनाना होता है, प्रोटोटाइप जिसे आप बोलते हो। एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो जब बिल्डिंग में हम ये बनाते हैं कि हमें कितने रूम चाहिए, कितने फ्लोर चाहिए, तो हमने उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया। बट हम जब बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि बिल्डिंग बनाते के टाइम ही उसमें हमने कंप्यूटर रख दिया, चेयर रख दिया, क्योंकि हमने क्लासरूम बनाया है, टेबल रख दिया। जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होगी तब तक हम उसके अंदर सामान नहीं रख सकते। अगर आप सामान रख रहे हो तो दैट विल कम अंडर द ओपन स्पेस। आई मीन जहां पर हम ये नहीं कह सकते कि दिस स्पेस इज माइन या दिस तो बिल्डिंग बनाने का मतलब ये हुआ कि एक स्पेस हमने बनाया, एक कंस्ट्रक्ट कर लिया और उस पर हम ये दिखाते हैं कि हमारी अपनी बिल्डिंग है जिसमें हम अपना कुछ सामान रख सकते हैं। तो हियर इज ऑल्सो द सेम थिंग कि डीडीएल हमें क्या देता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट योर डेटाबेस इन द डेटाबेस। डेटाबेस इन द सेंस कि हम जो डेटा है हमारा जो हम फाइल के फॉर्मेट में रख रहे थे उसे अब हम एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना चाह रहे हैं। टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करने का फायदा ये होता है कि हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो हम उसे इमिडिएटली कर सकते हैं, एक्सेसिंग टाइम हमारा कम हो जाता है। तो हमने यहाँ एक ब्लैंक अभी टेबल बनाई है, बट इस टेबल के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है। डेटा डालने के लिए हमें दूसरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमें ये बताता है कि इस टेबल के अंदर अगर मुझे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना, कस्टमर की सपोज करो हमने आईडी डाल दी 1, उसका नाम मान लो मैंने x रख दिया और उसका एड्रेस मान लीजिए y है और उसने परचेस करा है, सपोज करो आज की डेट में ही 28 है, उसने कुछ परचेस किया तो यहाँ पे डेट आ जाएगा 28 ना। अब यहाँ पर ये जो हमने फर्स्ट रो यहाँ पे फिल किया है दैट इज नथिंग बट द इंसर्शन ऑफ द रिकॉर्ड, बिकॉज आप केवल वही डेटा डाल सकते हो। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज स्टोर करनी, दैट वी कैन नॉट डू, बिकॉज हमने ऐसा कोई कॉलम नहीं बनाया जिसमें हम इमेज स्टोर कर सके या फोन नंबर स्टोर कर सके। आप एड्रेस में फोन नंबर डालोगे तो ये ले लेगा, दैट इज योर प्रॉब्लम, क्योंकि आपने वहां पे वैलिडेशंस नहीं लगाई है कि एड्रेस में फोन नंबर नहीं डालना, या नाम है तो वहां पे फोन नंबर नहीं डाला, क्योंकि मैंने एक सिंपल सी टेबल क्रिएट करी है, वहां पे कोई वैलिडेशंस नहीं डाला। आई विल टॉक टू लेटर कि व्हाट इज द वैलिडेशंस, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट्स। बट सबसे पहले हम डीएमएल की बात कर रहे हैं। तो डीएमएल हमारे पास जो हमने बिल्डिंग क्रिएट करी है उस बिल्डिंग के अंदर अगर मुझे कुछ सामान रखना है, टेबल, चेयर, मेज, जो भी रखनी है, अगर हमें वो कुछ रखना है तो हमारे पास वो स्पेस होगी जहाँ पे हम रखना चाहते हैं। डीएमएल हमारे पास वो कमांड होता है जिससे हमें वो अलाउ करता है कि उस बिल्डिंग में हमें चेयर, टेबल रखनी है। तो अगर हमने चेयर को रखा, आज मैंने रख दिया, कल मेरा मन हुआ तो वहां से हम रिमूव कर सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द डिलीट ऑप्शन। अगर मुझे उस चेयर में 1 रखी, आज मुझे 2 और डालनी है तो आप कहोगे अपडेट कर दिया हमने। इसी तरह से टेबल में मेरे पास 1 डेटा मैंने आज डाला, कल मुझे और अगर इंसर्ट करना है, कोई कस्टमर दूसरा आ गया और वो वहां पर x1 है और वो एड्रेस उसका y1 है, तो आप यहाँ पर चीजें डाल सकते हो। यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर कोई आपसे पूछे लिमिटेशंस क्या है तो आप बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन द सिस्टम्स स्पेस। जितनी आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस है उतना डेटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। आपका कोई लिमिट नहीं है कि आप केवल 100 रिकॉर्ड्स डालोगे, 200 रिकॉर्ड्स डालोगे, नो।
इट डिपेंड्स ऑन योर द सिस्टम, लाइक द फाइल साइज। आप जो फाइल बनाते हो, एक सिंपल सा वर्ड फाइल बनाते हो, आप कितना भी बड़ा राइटअप लिख सकते हो, 50 पेज 100 पेज। उसमें हम ये बोलते हैं कि सिस्टम अगर स्पेस है तो वो ले लेगा, अदरवाइज आपको इन्फॉर्म कर देगा देयर इज नो स्पेस टू सेव सच फाइल। तो ये हो गया यहाँ पर आपका अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। अब आता है कि समटाइम्स इन इंटरव्यू दे आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल गिव्स द आइडिया टू क्रिएट या स्ट्रक्चर का लेआउट बनाने के लिए, आई मीन टेबल का लेआउट बनाने के लिए हम बात करते हैं। आई मीन उसमें हम उसकी मदद से हम डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, बट जिस डेटा को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रोटोटाइप या एक डायग्राम बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमें वो डेटा रखना है। नाउ सेकेंड थिंग है डीएमएल। डीएमएल की मदद से आप उस टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बट सपोज करो अगर मुझे थोड़ी देर बाद लगा कि मुझे ये जो 2 डेटा इंसर्ट किया था मैंने, इसे डिलीट कर दिया। वंस यू डिलीट दिस, ये मैंने यहाँ से डेटा डिलीट कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि डेटा अगर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो आपका जो यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर था वो भी डिलीट हो गया। वो तो मैंने यहाँ इरेजर इस्तेमाल किया है इसलिए चला गया। तो ये टेबल आपकी एज इट इज, आई मीन आपकी टेबल अभी आप कहोगे एम्प्टी है, आई मीन आई हैव डिलीटेड द डेटा नॉट द टेबल। आपका स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज बना रहेगा, देयर इज अ नो प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने जो डेटा इंसर्ट किया था वो गायब हो गया। तो बट सपोज करो अगर मेरा यहाँ पर डेटा पड़ा था 1 और ये x सब कुछ था, तो अब अगर मैं ये कहूं कि विद द हेल्प ऑफ डीडीएल कमांड, एक कमांड है यहाँ पर ड्रॉप कमांड, अगर हमने टेबल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप का मतलब है मेरा मन हुआ मैंने बिल्डिंग बनाई, अब मुझे बिल्डिंग पसंद नहीं आई तो मैंने क्या किया, उस बिल्डिंग को जाके ड्रॉप करना है मुझे। तो हमने क्या किया कि उसे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना, किसी क्रेन को बुला के उसको गिरा दिया। वंस यू डिलीटेड द बिल्डिंग, आई मीन ड्रॉप द बिल्डिंग, ऑटोमेटिक इसके अंदर जो टेबल, चेयर, फ्रिज, एसी जो भी था वो भी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग ही गिर गई। जैसे भूकंप आता है, बिल्डिंग गिर गई, अंदर पड़ा आदमी मर जाता है, सामान तो क्या है। तो वहां पे क्या है कि वंस यू ड्रॉप द टेबल यू कैन नॉट रोल बैक द डेटा। दैट मीन्स आपने जो डेटा डाला था उसे आप वापस, यानी कि देखो अब मैं बिल्डिंग ही पूरी यहाँ पर इरेज कर रही हूँ। तो आपने देखा कि बिल्डिंग को ही जब मैंने इरेज किया तो उसके अंदर पड़ा हुआ जो डेटा था, जो रोज थे, आपने जो डेटा, हेलो, तो जो डेटा पड़ा था वो भी ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब डीडीएल इज अ मोर पावरफुल देन द डीएमएल, बिकॉज डीएमएल वर्क्स ऑन द डेटा and DDL works the structure of the data where you are going to store the data, इसलिए इसका नाम है data definition language, sometimes it is also called the data description language भी बोलते हैं। तो both are same thing here। तो ये 2 चीजें थी जिसमें हमने टेबल के बारे में बात करी, उस टेबल के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। द थर्ड लैंग्वेज इज द क्वेरी, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज सेलेक्ट कमांड। अब आपके पास बहुत सारा यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है, मान लीजिए आपने 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपनी टेबल में यहाँ पे डाला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो बीटेक सीएस में हैं, आईटी में हैं, तो आप फिल्टर कर सकते हैं। क्वेरी का मतलब यू आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड डेटाबेस इज गिविंग द रिप्लाई अकॉर्डिंग टू द योर क्वेरी, दैट इज नथिंग बट द क्वेरी लैंग्वेज। तो इट इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज इन द डेटाबेस, बिकॉज डेटाबेस में हम डेटा को रिट्रीव करने की बात करते हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड रिट्रीव, और कुछ भी नहीं करते। हम इसमें कोई प्रोग्राम नहीं करने जा रहे। इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज फॉर द डेटाबेस ओनली। Now the fourth one is the DCL, data control language। ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है ये पूरा का पूरा DDL के ऊपर ही काम करेगा, इवन DML के ऊपर भी आप कह सकते हैं, बिकॉज आप टेबल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टेबल से रिलेटेड अगर उसमें कोई भी डेटा पड़ा है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक का मतलब, सपोज आई हैव दिस कंप्यूटर एंड समबडी इज आस्किंग कि प्लीज प्रोवाइड मी दिस कंप्यूटर फॉर 10 minutes 20 minutes। If I have the mood only then I will give the permission, otherwise I will not give this। तो हमने क्या किया, उसे ग्रांट किया कि ठीक है ले लो 10 minutes के लिए। अब मेरा माइंड जो है 2 मिनट बाद ही खराब हो गया, नहीं मुझे अपना सिस्टम नहीं देना फॉर द सिक्योरिटी रीजन, एंड आई आस्क हिम कि गिव मी अ बैक। तो हमने क्या किया, अपना कमांड को वापस ले लिया, रिवोक कर लिया। अभी अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 2 यूजर्स बनाए, एक आर्या से जिससे हमने लॉग इन किया, एक माधव से बनाया था। आर्या ने कुछ काम किया या इसमें कुछ टेबल है, एंड माधव इज आस्किंग प्लीज प्रोवाइड वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड द डेटाबेस, आई वांट टू यूज दैट।
तो अगर आर्या का मूड होगा तो वो उसे ग्रांट करेगी। आई मीन एक यूजर जो है दूसरे यूजर को अपना डेटा, लाइक अ मेल, इफ समबडी इज आस्किंग कि आपके पास जो लेक्चर्स है वो मुझे जरा फॉरवर्ड कर दो, तो अगर आपके पास टाइम होगा तभी आप फॉरवर्ड करोगे, आपका मूड है तो आप फॉरवर्ड करोगे, ऐसे नहीं। तो विदाउट योर रिकमेंडेशन दैट फेलो विल नॉट यूज दैट। द सेम थिंग जो डेटाबेस हमने क्रिएट करा है अपने काम के लिए, अगर कोई मांग रहा है तो आप उसे ग्रांट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला कि डीसीएल का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट डेटा, या एक पर्टिकुलर फाइल आपको देनी है, या केवल आपको उसे अपडेट परमिशन के लिए देनी है या इंसर्ट के लिए देना है, इट डिपेंड। जैसे अभी मैंने गूगल शीट आप लोगों को शेयर करी कुछ दिन पहले, आप लोगों के पास परमिशन नहीं थी कि आप उसमें इंसर्ट कर पाओ, इसलिए आज मैंने गूगल फॉर्म बना के भेजा। इट डिपेंड्स कि मैंने जो भेजा उसमें परमिशन दिया कि नहीं दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टीसीएल लैंग्वेज, दैट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, आप सबका अकाउंट होगा बैंक में, आप बैंक में दो ही काम करते हो, दैट इज आइदर यू आर डिपॉजिट द मनी और विड्रॉल द मनी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप डाल रहे हो मनी या ले रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट द कि बैंक के टर्म्स में बात करें तो ट्रांजेक्शन क्या हुआ, विड्रॉल एंड डिपॉजिट। इसी तरह से ट्रांजेक्शन कंट्रोल टोटली डिपेंड्स ऑन द डीएमएल ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ टेबल में ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है, या तो आप उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो। क्योंकि एक बार बिल्डिंग बन गई तो आप डेली डेली बिल्डिंग नहीं बनाते हो, बट बिल्डिंग के अंदर रखी हुई चीजों को आप बार बार अरेंज करते हो। कभी कुछ नई चीज लाके रख दिया, पुरानी चीज को फेंक दिया, या कुछ नया अपडेट कर दिया, उसमें व्हाइट वॉश करा दिया। द सेम थिंग हियर वी आर कि वंस वी क्रिएटेड द टेबल, उसके अंदर फिर हम डेटा की बात करते हैं। डेटा की बात करते हैं तो अगर आपने डेटा उसमें डाला है तो ऑब्वियसली बात है उसे सेव करोगे, तो उसका मतलब हुआ कमिट किया आपने। कमिट किया इसका मतलब जो डेटा आपने टेबल में इंसर्ट करा वो सेव हो गया। सपोज आपने कल कुछ 10 रिकॉर्ड डाले थे, आज आपने 50 और डाले, आपको सेव करना आपने कर दिया। अगर आपका मूड नहीं है कि नहीं जो मेरा प्रीवियस डेटा था बस वही चाहिए, आज जो मैंने काम किया वो अच्छा नहीं था, तो आप उसे रोल बैक कर सकते हो। जैसे आप अपनी नॉर्मल फाइल में अंडू करते हो कि जो भी चेंजेस मैंने किए वो रिफ्लेक्ट ना करे पुरानी फाइल में, तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट। नाउ द सेव पॉइंट क्या है कि जब आप दोनों काम करना चाहते हो, कमिट भी करना चाहते हो, रोल बैक भी करना चाहते हो, बट वंस यू कमिटेड यू कैन नॉट रोल बैक। अगर आपने अपनी फाइल को सेव कर दिया तो आप उसे अंडू नहीं कर पाते हो। अंडू तब तक कर पाते हैं जब तक फाइल सेव नहीं होती है। तो अगर आपने कमिट कर दिया तो आप रोल बैक नहीं कर पाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कुछ पार्ट जो आज मैंने 50 डेटा इंसर्ट या अपडेट किया है उसमें से 10 जो है रोल बैक हो जाए, बाकी सब कमिट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेव पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो आप उसको सेव पॉइंट बनाते रहो। ओके, शैल आई आस्क वन क्वेश्चन कि ये तो हुआ सेव पॉइंट एंड कमिट का। जो हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं वो भी एक ट्रांजेक्शन है। अगर मैंने बोला ट्रांजेक्शन है तो फिर वो हमने जब 10,000 में से सपोज मैंने आज 5,000 विड्रॉ कर लिया, मैंने तो कमिट किया नहीं, तो वो ऑटोमेटिक 10 में से 5 माइनस होके 5 हो जाता। उसका रीजन कि आप कमिट करो या ना करो, वहां पे जो प्रोग्रामिंग करी गई है वहां पे ऑटो कमिट ऑन है कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया वो ऑटोमेटिक एक बार के ट्रांजेक्शन को सेव कर देगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आपका 10,000 बना ही रहेगा, आप 5,000 निकाल लो। अगर वो आपने तो कमिट करना नहीं, यूजर से हम भरोसा भी नहीं कर सकते कि यूजर कमिट करके जाएगा, तो हम सिस्टम पे ऐसे भी सेविंग कर सकते हैं कि हमारा ऑटो कमिट ऑन हो जाए। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ 5 सब लैंग्वेजेस, जिसको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर ये सारी चीजें हम देखेंगे बाय दिस डूइंग ओरेकल पे हम कैसे इसको यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर देखा कि क्रिएट से हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर हम इस टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। अच्छा, अभी इस टेबल में जानते हो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस टेबल में मैंने अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। कंस्ट्रेंट इन द सेंस कि अभी हमने इसमें कोई वैलिडेशन नहीं करी। सपोज आई एम गोइंग टू इंसर्ट सम डेटा हियर, मैं यहाँ से थोड़ा सा यहीं से कमांड उठा ले रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टाइप दिस। ये सारे क्रिएट के ऑप्शन से आप लोग ट्राई करना, इसमें एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज यहाँ पर है।
अब आईडी मैंने 1 डाल दिया, नाम अशोक है और नाम के बाद मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला है। तो एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल कोट मान लीजिए XYZ ले लिया है एंड देन डेट मैंने परचेज डेट डाला है, बाकी यहाँ पे मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। इनवैलिड करेक्टर 1 कॉपी पेस्ट किया है ना, तो ये सिंगल कोट्स लेगा, ये वाला सिंबल होना चाहिए। जब भी आप वर्कर का इस्तेमाल करोगे तो इसमें ये सिंगल कोट्स लेगा और नंबर वाले केस में ये कुछ भी नहीं लेगा। ID 1 ले लिया है, नाम यहाँ पर आपका अशोक, एड्रेस and date. Non-numeric character was found where a numeric was expected. डेट में जनवरी आएगा क्या चीज? हाँ ये जनवरी लिखा हुआ है ना, इस वजह से आ रहा हुआ है। नहीं वो ले लेगा। चलो मान लो यहाँ पर मैंने ये लिया क्योंकि इस जो फॉर्मेट है, यस 1 रो इंसर्टेड, ठीक है। तो यहाँ 1 रो इंसर्ट हो गया। अब आप देख सकते हो कि इस टेबल में डेटा आया कि नहीं आया। उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो आप देखिए ये एक डेटा यहाँ पर आ चुका है यहाँ पे ये। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज अगर मैंने इसे फिर से रन किया तो ये फिर से ले लेगा। अब अगेन देखो आप यहाँ पर, तो इसमें सेफ्टी क्या हुई। अब जबकि हम कस्टमर आईडी बना रहे हैं, अगर मैं इसे फिर से एक बार रन करूं तो एक बार और आ गया। अब देखो 4 बार मैंने 5 बार क्लिक कर दिया एंड लेट्स डू दिस, रन दिस। तो आप देखो ये 5 बार मैंने रन किया था, 5 रोज सेम नाम सेम कस्टमर आईडी, इससे यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। तो दैट इज द रीजन। इसका ड्रॉबैक क्या है, ये जो टेबल मैंने बनाई है ये क्या है, बिना कंस्ट्रेंट के बनाई है, बिना वैलिडेशंस के बनाई है। आई मीन यहाँ पर हम इंटीग्रिटी रूल्स की बात करेंगे। इंटीग्रिटी रूल्स भी हमारी 3 तरह का है, 3 लेवल पे होगा। एक तो ये जो रो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर, दैट मीन्स ये जो हॉरिजेंटली हम बात करेंगे ये रो है, एक रिकॉर्ड है। तो एक तो होगा हमारा ये रो इंटीग्रिटी हो जाएगी, एक हो जाएगा कॉलम इंटीग्रिटी। आई मीन ये वर्टिकल की बात हम करेंगे किसी, जैसे नेम वाले में हम केवल नेम ही डाल पाएंगे, डेट वाले में डेट, एड्रेस में एड्रेस, कस्टमर में कस्टमर। तो ये सारी चीजें हम डालते वक्त यहाँ पर रखना चाहती है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इसे 100 बार रन करूं तो देखो ये फिर से एक और इंसर्ट कर देगा। इवन आप बदल के भी कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ 22 लिख दिया, अब जाके इसे रन किया, देन इट विल इंसर्ट दिस ऑल्सो। अच्छा वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, लार्जर देन द स्पेसिफाइड प्रिसीजन, क्योंकि मैंने नंबर 4 डाला था नया साइज। अब मैंने जो वैल्यूज रखी है वो 6 डिजिट की हो गई, तो ये बोल रहा है कि ज्यादा हो गई। इसे कम कर दिया मैंने, तो देखो ये भी आता है कि आपका ये भी वैलिडेशन, और ये जो वैलिडेशन है ये कॉलम लेवल वैलिडेशन है, क्योंकि कॉलम का साइज मैंने 4 रखा था तो उस कॉलम में आप 6 डिजिट की वैल्यू नहीं डाल सकते हो। ये 1 रो इंसर्टेड हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से इस वाले को सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि डेटा है कि नहीं नया। तो ये देखिए 1222 आ चुका है, नाम और एड्रेस और सारा जो आपका परचेज डेट है वो सेम ही है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सेम आ गई।
तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर ये जो आईडी है वो डिफरेंट ले, हर बार अगर हम परचेस कर रहे हैं, अगर आपने एक बार इंसर्ट कर दिया है तो एवरी टाइम इट आस्क द न्यू आईडी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज मैं इसी में जाके थोड़े चेंजेस करने जा रही हूँ। तो चलो यहीं पे मैं इसी टेबल में अब मैं एक नई टेबल यहाँ बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं वैलिडेशन डालूंगी और ये जो प्रॉब्लम्स देख रहे हो ये चीजें नहीं आएंगी। तो क्रिएट टेबल, अब कस्टमर बन चुकी तो मैंने यहाँ इसका नाम कस्टमर 1 कर दिया, कस्टमर आईडी यही रहने दी। अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन डाल दे रही हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की यहाँ पर कंस्ट्रेंट है, एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रेंट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइमरी की इट विल अलाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉलम ओनली द यूनिक एंड नॉट नल वैल्यू। आई मीन जब भी ये न्यू रो आप डालोगे तो ये हमेशा नया वैल्यू लेगा, पुरानी वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करने देगा। अब यहाँ पे अगर आपने कस्टमर नेम यहाँ पर ये लिखा है, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ नाम जो है आपको कुछ ना कुछ एक स्पेस डालोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे नॉट नल, ये भी एक कंस्ट्रेंट है नॉट नल। आई मीन आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज डालनी पड़ेगी। जैसे सपोज अगर अभी मैंने यहाँ पर अशोक की जगह यहाँ पर नल अगर छोड़ दिया होता तो ये देखो यहाँ पर नल वैल्यू ले लेता। चलो अभी देखो मैं इसको इंसर्ट करके दिखाती हूँ फिर वहां, तो देखो 1 रो इंसर्ट हो गया। अब जरा देखते हैं कि वहां पे लास्ट वाले में आप देखोगे तो वहां पे अशोक नहीं आएगा, ये यहाँ पे आ गया, ये ब्लैंक हो गया क्योंकि मैंने नल वैल्यू डाल दी। लेकिन अभी इस वाली टेबल पे मैंने लिख दिया कि नाम होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा नॉट नल आप डालोगे। एड्रेस यहाँ पर आप चाहो तो इसमें डालो या छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। डेट में भी हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, केवल इसी 2 कॉलम पे। जरूरी नहीं कि जितने कॉलम आपने बनाए हैं सब पे आप वैलिडेशंस लगाएं, सभी पे आप कंस्ट्रेंट जहां पे आपको रिक्वायर्ड है आप केवल वही लगाओगे। आप अपने आप बनाते वक्त सोचोगे कि आपको किस किस कॉलम पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। आई विल टेल व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हियर। नाउ क्रिएट दिस, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये 1 टेबल क्रिएटेड। अगर अब यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है तो ये कस्टमर 1 को डिस्क्राइब भी करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और रन किया, ये आ गया कस्टमर 1 का डिटेल। अब देखो यहाँ पर नलेबल जो था पिछले वाले में यहाँ पे टिक टिक रहा होगा क्योंकि जैसे इस पे कोई वैलिडेशन नहीं तो टिक है, यानी कि इन दोनों में नल वैल्यू अलाउड है, पर इन दोनों में नल वैल्यू अलाउड नहीं है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम में। अब आप चलिए यहाँ पर वैल्यूज को हम डालते हैं। यहाँ पर इंसर्ट इनटू कस्टमर 1 करा और हमने यहाँ पर इसको रन किया तो देखो यहाँ पे आ रहा कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू आर्या कस्टमर सी नेम। आई मीन कस्टमर 1 के सी नेम पे हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते, तो हमने नल की जगह यहाँ पर कुछ डालना होगा, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर ए डाल दिया यहाँ पर। अब इसे रन करेंगे तो ये ले लेगा 1 रो इंसर्टेड। ठीक, अब अगेन अगर देखो मैं इसी को रन करूं और फिर से अगर यहाँ बोलूं तो देखो कह रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड। यूनिक कंस्ट्रेंट क्यों? क्योंकि मैंने कस्टमर आईडी पे प्राइमरी की लगा रखा है। यहाँ पर प्राइमरी की अलाउ ओनली द यूनिक वैल्यूज एंड नॉट नल। तो यूनिक वैल्यू तो है नहीं क्योंकि 1 2 2 पहले से इंसर्ट हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने 1 2 को 1 2 को यहाँ पे कम कर दिया, चलो 22 कर दिया। अब अगर हम इंसर्ट करेंगे तो ये ले लेगा 1 रो इंसर्टेड। ना अब यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि स्टार का मतलब क्या हुआ। इफ यू पुट हियर स्टार बाय डिफॉल्ट इट रिट्रीव्स ऑल द कॉलम। इसमें 4 कॉलम है, चारों कॉलम आएगा। ओहो, कस्टमर 1 ये तो प्रीवियस डेटा दिखा रहा, 1 है यहाँ पर, तो 1 को देखते हैं। तो देखिए 1 में एक वैल्यू ये है 1222 और दिस। तो दिस इज द एडवांटेज। और हम जो डेटाबेस बनाते हैं, जो मैंने पहले टेबल बनाई है वो बहुत ही रेयरली बनाई जाती है अगर आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस करनी हो। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर योर एनी डेटा विच यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर कॉलेज या अपने प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो, हमेशा उसमें कंस्ट्रेंट का काम यूज होगा। आई मीन प्राइमरी की, नॉट नल, ये वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो टेबल है
वो कंस्ट्रेंट फ्री होगी, तो एनीबडी कैन इंसर्ट एनी डेटा, आई मीन रिपीटेशन अलाउड होगा। डेटाबेस का फायदा ही यही है फाइल सिस्टम से कि आप इसमें रिडंडेंसी को कम कर रहे हो। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेसी को अवॉइड करना। आई मीन अगर रिडंडेंसी है उसमें डुप्लीकेसी है तो फिर फायदा क्या, फिर तो आप फाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो, डेटाबेस की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आप रिपीटेड डेटा को उसमें डाल रहे हो। तो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग हियर डेटाबेस। नाउ अब देखो यहाँ पे कुछ भी ले लो, मान लो यहाँ मैंने 222 ले लिया एंड अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस, तो ये ले लेगा क्योंकि मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द टेबल, यू कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट। और चलो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर है, मैंने बना रखा था, एक सेकेंड यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बाकी अभी मैं ये फिर से पीपीटी इस मूडल पे डाल दूंगी, आप लोग यहाँ से देख लेना ये कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी का मतलब है एक तरह से ऑनेस्टी। जैसे अगर हम बोलते हैं ना पर्सन की इंटीग्रिटी क्या है, दैट फेलो इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी हार्ड वर्किंग, आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो कि क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, आई मीन क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी या परसेप्शन, कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे है कि आप उस टेबल के अंदर क्या क्या इंटीग्रिटी देख रहे हो। एंड कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, कि आप क्या रिस्ट्रिक्शंस उसमें अप्लाई कर रहे हो। जैसे हमने आईडी में बोला कि भैया नॉट नल होनी चाहिए और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी आईडी रिपीट नहीं होनी। अगर रोल नंबर रिपीट होगा तो हम आपको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर अ सेट ऑफ रूल्स जो कि हम अपनी टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं। It is used to maintain the quality of information. Integrity constraint ensure the data insertion, updation and other process have to perform in such a way that integrity is not affected. अभी आप देख रहे हो कि insert ही हम अभी तक देख रहे थे। insert अगर हम कर रहे हैं तो due to that integrity only आप देख रहे थे कि उसमें आप repeated value को insert नहीं कर रहे थे। अगर मैंने not null लगाया तो आप null values को apply, I mean insert नहीं कर पा रहे थे। ना अब यहाँ पे कितनी तरीके की इंटीग्रिटी है, डेटा इंटीग्रिटी। तो देयर आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द डेटा इंटीग्रिटी। सबसे पहली आती एंटिटी इंटीग्रिटी, जिसे आप रो एंटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या इट स्पेसिफाई दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रोज इन द टेबल। अभी आपने देखा भी, जैसे मैं इसे फिर से दिखा देती हूँ रन करा के, यहाँ पे कि आप दोबारा रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते। दिस इज द रो। अब देखो यहाँ पे 122 है, 22 है, 3 बार 2 है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो सारी की सारी डिफरेंट, जबकि प्रीवियस टेबल में हमने रिपीटेड वैल्यू डाली थी क्योंकि वहां कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया था। व्हेन यू अप्लाई द कंस्ट्रेंट हियर एज अ प्राइमरी की, यू कैन नॉट इंसर्ट द रिपीटेड वैल्यू। दैट इज द रीजन हम यहाँ पर इस इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी का मतलब एक पर्टिकुलर रो की बात कर रहे हो, और इसमें हम कौन कौन सा आप लगा सकते हो, ये है हमारा प्राइमरी की, यूनिक की एंड नॉट नल। नॉट नल और प्राइमरी की आपने देखा ही है कि रो लेवल पे हमने इसे अप्लाई किया था। नाउ डोमेन इंटीग्रिटी, it enforces the valid entities for a given column. I mean we are talking about here the column values. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डेटा इंसर्ट किया, उसमें 6 डाल दिया था, जबकि साइज मैंने क्या स्पेसिफाई किया था 4, और उसमें मैं डाल रही थी वैल्यू 6, तो उसने तुरंत मना कर दिया था कि द साइज ऑफ द डेटा इज इंक्रीज द साइज डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, तो वो वहां पर वॉयलेट हो गया था। तो डोमेन इंटीग्रिटी वैलिड्स डेटा फॉर कॉलम ऑफ द टेबल। डेटा आइटम्स आर सेड टू बी द नॉन डीकम्पोजेबल और एटॉमिक। दूसरी चीज, जो कॉलम में हमने वैल्यू डाली वो सिंगल वैल्यू होती है, एटॉमिक होती है, मीन एक वैल्यू होती है, उसमें भी जैसे मैं उस तरह से गैप करके नहीं लिख सकते आप। नाउ चेक कंस्ट्रेंट, इसमें एक चेक कंस्ट्रेंट भी आता है। कैसे करते हैं, सपोज करो अगर मैंने कोई क्लास बनाया, अब क्लास में आदमी तो कुछ भी XYZ लिख सकता है। अगर मैंने कहा कि नहीं 5 ऑप्शन है आपके पास, CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो मैं वहां पे लिस्ट कर दूंगी। तो ये चेक करके बताएगा कि जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं इन 5 में से कोई एक है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर से वो इंसर्ट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड द चेक कंस्ट्रेंट। नाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी। ये तब होती है, अभी तो मेरे पास एक ही टेबल है, इसमें हम रेफरेंशियल की बात नहीं कर सकते। जब हमारे पास 2 टेबल है और दोनों को हम आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों में एक रिलेशन डिफाइन करना चाहते हो, तो एक टेबल में एक कॉलम को हम प्राइमरी बनाएंगे तो दूसरी टेबल में उसका जो है सेकेंडरी टेबल बनाएंगे। दैट मीन्स उसको फॉरेन की बनाएंगे। पहले वाले के ऊपर ही दूसरा डिपेंड करेगा। इस वजह से हम यहाँ रेफरेंस की बात करेंगे। जैसे सपोज
इफ़ यू गो, अभी आप आईटी डिपार्टमेंट में हैं और आप सीएस में जाएं और वहां पर बात करें कि मुझे पुष्पा मैडम ने भेजा है, प्लीज प्रोवाइड द नोट्स, मैंने आपको भेजा, तो आपने मेरा रेफरेंस दिया वहां पे, तो आपको वहां पर सीएस में जो भी टीचर होगा वो एंटरटेन कर लेगा। अगर आप गए और वहां पे बताया मैं जीएल बजाज का स्टूडेंट हूँ, तो आपको इतनी जल्दी ले तो लेगा, लेकिन इतनी जल्दी वहां पर नहीं होगा। तो that is called the reference. We will discuss when we discuss the two tables. तो I will tell कि how to create this reference. और लास्ट में जो आता है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। एक्चुअली यूजर डिफाइंड इन तीनों से मिलके ही बनता है। आई मीन तीनों का इस्तेमाल करके अगर यूजर्स कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो सपोज अगर आपने अपना कोई बिजनेस बनाया है, जैसे अभी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, कॉलेज ने अपना एक रूल बना रखा है कि भाई 9 o'clock आपको आ जाना है, 5 बजे से पहले आप जा नहीं सकते हैं, आपको फीस इतनी देनी है। आई मीन देयर आर सेट ऑफ रूल्स विच हैव क्रिएटेड फॉर दिस बिजनेस पर्पस कि आपकी 70% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी उनकी जो पॉलिसीज होगी दैट कम्स अंडर द यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। एंड ये जो इंटीग्रिटी बनेगी इन तीनों से की मदद से ही बनेगा। जैसे आपने सी में पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर डेटा टाइप। स्ट्रक्चर डेटा टाइप भी क्या होता है, उसमें प्राइमरी डेटा टाइप तो इस्तेमाल हो ही रहा है, दैट मीन्स आपका CHAR भी यूज होता है, इंटीजर भी होता है, डबल भी होता है, स्ट्रिंग कब इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आप स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनाते हो, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी डेटा टाइप में आप प्राइमरी को तो इस्तेमाल कर ही रहे हो। द सेम थिंग इज योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऑल्सो इंक्लूड दीज 3 इंटीग्रिटी। और यूजर अपना भी एक पॉलिसी पूरा बना सकता है, रेगुलेशन क्या प्रोसीजर होगा, तो ये हम देखेंगे PLSQL। जब PLSQL पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कैसे हम इसमें काम करेंगे। तो ये इंटीग्रिटी, आई होप कि इंटीग्रिटी सभी को समझ में आया होगा। इंटीग्रिटी सभी को समझ में आया।